हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, और ऐसा चैप्टर जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से हल्का सा रिलेट करता होगा। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अच्छा, हमने लास्ट वाला चैप्टर कौन सा करा था? हमने जो लास्ट चैप्टर करा था वो था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आइए एक बार देखते हैं दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है ये वाले चैप्टर। 2 मिनट के लिए वो चीज देखते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा को कलेक्ट किस तरीके से करा जाता है। डेटा को कलेक्ट किस तरीके से करा जाता है। और फिर इस चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करा जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब भी बच्चों आप लोग डेटा कलेक्ट करोगे कोई भी, तो वो डेटा जो भी कलेक्ट करा जाता है वो रॉ फॉर्म में कलेक्ट करा जाता है। वो डेटा एक बहुत ही ज्यादा, एक कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, एक रॉ फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको कि इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जैसे सपोज करो आपने 100 बच्चों के मार्क्स आपने कलेक्ट करे, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने ऐसे ही करके कलेक्ट कर लिए कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। वहां पर कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी क्लासिफिकेशन है ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। ऐसे ही डेटा लिखा हुआ है, तो आपको भाई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उस डेटा को समझने में प्रॉब्लम होगी, उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने में प्रॉब्लम होगी। जितनी भी चीजें आप उस डेटा से निकालना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उस डेटा से निकालना चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो डेटा रॉ फॉर्म के अंदर गिवन था। तो सर ऐसा क्या करें कि वो डेटा हमारा काम में आए? बेटा आपको उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उस डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50 बच्चों के, 100 बच्चों के मार्क्स को जब मैंने कलेक्ट करा और जब मैं उनको अपने काम में लेकर आना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा कि भाई हो सकता है मैं उनको जेंडर के बेसिस पे अलग अलग कर दूं, कि लड़कियों के कितने मार्क्स है, लड़कों के कितने मार्क्स हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं कन्वर्ट, ठीक है। हाईएस्ट किसके आए हैं, ठीक है, मार्क्स की रेंज में पता कर लूं। तो जब मैं इस तरीके से डेटा को क्लासिफाई करूंगा अलग अलग बेसिस के ऊपर, तब मेरे को और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। अच्छा, लड़कियों के ज्यादा नंबर है या फिर लड़कों के ज्यादा नंबर है, क्लास में हाईएस्ट इतने नंबर गए हैं। बात आ रही है आपको? समझ में नहीं आ रही है ना? जब आपको क्लासिफिकेशन करवाया ना, उसके बाद आपको डेटा का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तभी हो सकता है जब आपने डेटा को कलेक्ट करा होगा। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर उसको क्लासिफाई करोगे, तब जाकर वो डेटा आप पे काम का बनेगा। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी हम रॉ डेटा को जब भी अरेंज करेंगे, रॉ डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है, किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, आपने उनके मार्क्स को कलेक्ट करा। तो जब आप इन 100 स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कर दोगे, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दोगे, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल कि भाई बॉयज के कितने मार्क्स आए हैं, गर्ल्स के कितने कितने मार्क्स है, तो आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्या करा, डेटा को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अगर 50 मार्क्स का टेस्ट है तो आप कह रहे हो कि 25 से कम किसके हैं, 25 से कम किसके हैं, है ना, और 25 से ज्यादा कितनों के हैं। अब देखो, आपने डेटा को फिर क्लासिफाई कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो जब भी आप डेटा को किसी ग्रुप्स में, किसी सीक्वेंसेस में क्लासिफाई कर देते हो अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक था, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था जेंडर, कि जेंडर के बेसिस पर हमने अलग अलग करा, है ना। और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था मैग्नीट्यूड, की मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हमने उसे क्या करा, अलग अलग करा, कि कितने मार्क्स आए हैं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हमने उसे अलग अलग करा। बातें समझ में नहीं आई? तो जब भी आप ग्रुप्स में डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, कि जेंडर कैसा है, कि बॉय है, गर्ल है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड देखो कि मार्क्स कितने हैं, 25 से ऊपर है, नीचे है, हो सकता है 40 भी हो। बात ही समझ में क्लियर है? और सेपरेटिंग देम, बेसिकली वी आर सेपरेटिंग, कि बॉयज के नंबर को सेपरेट कर दिया गर्ल्स के नंबर से। 25 नंबर जिनके 25 से कम आए उनको सेपरेट कर दिया 25 से ज्यादा वालों के। बात आई समझ में? ठीक है, बट रिलेटेड पार्ट, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि वो एक ही डेटा सेट के पार्ट है। बात आई समझ में? तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। क्या कर देना? ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। व्हाट डू मीन बाय द क्लासिफिकेशन? भैया ग्रुप्स में डिवाइड कर देना।
है ना। बस इतनी सी बात याद है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, किस बेसिस पर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं भाई क्लासिफिकेशन के मेथड क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन के जो मेथड होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फिर होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन चार बेसिस पर होते हैं। पहला जो होता है बच्चों वो आपका होता है आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है वो आपका होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। थर्ड होता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और फोर्थ होता है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, और सेकंड होता है आपका मैनीफोल्ड यानी कि मल्टीपल। मैनीफोल्ड बोल सकते हो, मल्टीपल बोल सकते हो। अब इसके अंदर अगर मैं आपको एक बेसिक बेसिक की चीजें बताऊं, तो ज्योग्राफिकल मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम डेटा का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन मतलब डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जब भी एक ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इस शब्द से मैं क्या समझ पा रहा हूँ, इस शब्द से मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब भी आप डेटा को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करोगे तो वो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ज्योग्राफी के बेसिस पर होगा। मतलब किसी एरिया के बेसिस पर होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बेसिस पर होगा। बात ही समझ में नहीं आई कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक डेटा कलेक्ट करा, उसको ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड कर दिया कि स्टेट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूपी में इतने लोग इलिटरेट हैं, ठीक है, एमपी में इतने लोग हैं, है ना, महाराष्ट्र में इतने लोग हैं। तो मैंने मान के चलो एक सेंसस ऑफ इंडिया का सेंसस लिया, उस सेंसस में देखा कि भैया कितने लोग लिटरेट हैं, मैं एग्जांपल ले लो, लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। और जब उस एग्जांपल को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया कि इंडिया के अंदर इस स्टेट में लिटरेसी रेट इतना है, इस स्टेट में लिटरेसी रेट इतना है, इस स्टेट में इतना है। तो जब मैंने वहां पर ज्योग्राफी के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर डेटा को अलग अलग करा, वो क्या हो गया, मेरा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर होता है बच्चों क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम हमेशा क्रोनोलॉजी में चलेगा। जैसे आपने जब क्लास स्टार्ट करी होगी, वो मूवमेंट इस वाले मूवमेंट से पहले आया, तो जब भी आप टाइम देखोगे तो 1997 पहले आएगा, 1998 बाद में आएगा, 1999 उसके बाद आएगा। एक क्रोनोलॉजी में चला नहीं चला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें हुई नहीं हुई, तो बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बात आई समझ में। तो इसमें क्या है कि जब भी डेटा को क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो वो आपका क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। अभी से डिटेल में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब भी डेटा को क्लासीफाई करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कि जेंडर के बेसिस पे कर दो, लिटरेट है इलिटरेट है उसके बेसिस पे कर दो, उसका रिलीजन क्या है, रिलीजन भी एक क्वालिटी होती है, कास्ट भी एक क्वालिटी होती है। बात ही समझ में, ये मैरिड है अनमैरिड है ना, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, ये सब क्वालिटी है, क्योंकि हम इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। लास्ट जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब आप किसी क्वांटिटी के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एज के बेसिस पर कि उसका एज कितना है, एज को हम लोग क्वांटिटी की टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, 19 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है, 19 साल के इतने बंदे, 20 साल के इतने बंदे, 21 साल के इतने बंदे। तो हमने क्या करा यहाँ पर, क्लासिफिकेशन जो ग्रुप्स बनाए वो ऑन द बेसिस ऑफ एज बनाए, और एज अपने आप में एक क्वांटिटी है। हाइट के बेसिस पे कर सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है तो इतना कर दो, इसकी हाइट इतनी है तो इतना कर दो। बातें समझ में क्लियर है। तो जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन एक ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर कर रहे हैं जो एट्रीब्यूट हम लोग क्वांटिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बन जाता है। तो चार तरीके क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल जगह के बेसिस पर, क्रोनोलॉजिकल टाइम के बेसिस पर, क्वालिटेटिव किसी क्वालिटी के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं,
है ना। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर जब भी डेटा को क्लासिफाई करेंगे, अब ज्योग्राफी के बेसिस पर कंट्रीज के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है, कि किस कंट्री का जीडीपी कितना है, हम जीडीपी को लिख सकते हैं। जैसे यूएसए का जीडीपी सबसे ऊपर है, फिर जर्मनी का आता है, जापान का आता है, यूके का आता है, इंडिया का आता है। अब इंडिया तो टॉप 5 के अंदर है ना, ठीक है। इस तरीके से इट इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल मैं स्टेट वाइज का लेके चलता हूँ, मैं डेटा को स्टेट वाइज यहाँ पर करता हूँ। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको लिटरेसी रेट, मैं कुछ भी फिगर लूंगा अपने हिसाब से, वो फिगर ठीक नहीं होगी, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, बट ठीक है, डेटा है, हम मान के चल लेते हैं। ओके, यहाँ पे माना मैंने स्टेट, ठीक है, यहाँ पे माना मैंने लिटरेसी, स्टेट में लिया सबसे पहले मैंने यूपी, फिर लिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी लिख देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया आपका पंजाब। अब मैंने लिटरेसी रेट लिख दिया, तो यूपी में मान के चलता हूँ 60% लोग पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र में 72% है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 78% है ना, पंजाब में फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ मैं 55% है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा मैंने डेटा लिया, अब डेटा ठीक नहीं है, मेरे को भी ये चीज पता है, बट मैं यहाँ पर क्या एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैंने लिटरेसी रेट लिया, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं एक स्टेट के अंदर, ओके, उनका मैंने परसेंटेज निकाल लिया, बिल्कुल ठीक बात है। और उसको मैंने क्लासिफाई कैसे करा, मैंने ग्रुपिंग कैसे करी है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, किसी एरिया के बेसिस पर। तो यहाँ पर मैंने स्टेट्स ले लिए, कंट्रीज भी मैं ले सकता था, कंट्रीज के जीडीपी को हम कंट्री वाइज लेंगे, ऑफ कोर्स कंट्री वाइज लेंगे हम लोग जीडीपी को, ठीक है। जो इंडेक्सेस निकाले जाते हैं उसको हम कंट्री वाइज ही तो लेते हैं, कि इस कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स ये है, इस कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स ये है, तो वो भी क्या है, एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ले लेते हैं, है ना, कि नोएडा का लिटरेसी रेट इतना है, गाजियाबाद का लिटरेसी रेट इतना है, ठीक है, एवरेज सैलरी ले लो, है ना, कंट्रीज के बेसिस पर। तो वो सारी चीजें क्या है, जब हम किसी चीज को किसी एरिया के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बनकर आता है। नेक्स्ट कहते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। टेम्पोरल मतलब टाइम को रिलेट करता है, टेम्पोरल टाइम को रिलेट करता है। तो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, different periods of time such as decade, years, months, the type of classification is known as a chronological classification. Okay, तो जब भी हम लोग किसी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर क्लासिफाई करेंगे, चाहे वो टाइम 10-10 साल का गैप हो, 1-1 साल का गैप हो, महीनों का गैप हो, ठीक है, कुछ दिन का गैप हो, लेकिन टाइम होना चाहिए, और टाइम पहले सबसे पुराना, फिर उसके बाद नया 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 टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, सेंसस का लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं सेंसस का लेके चलता हूँ। तो ईयर, पॉपुलेशन इन मिलियन, या फिर इन करोड़ भी लेके चल सकता हूँ ना मैं, इन करोड़। आओ देखो, मैं लेके चलता हूँ 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। सेंसस 10-10 साल बाद ही निकलता है, ओके। 1971 में मान के चलते हैं हमारी पॉपुलेशन थी 45 करोड़, 1981 में हमारी पॉपुलेशन थी 53 करोड़, 1991 में हमारी पॉपुलेशन थी मैं मान के चलता 65 करोड़ फॉर एग्जांपल, 65 करोड़। 2001 में हमारी पॉपुलेशन थी क्या बोलते हैं 90 करोड़, और 2011 में हमारी पॉपुलेशन होगी मान के चलो 105 करोड़। ये एक मैंने हाइपोथेटिकल फिगर ले ली है, इसी के आसपास होंगी फिगर्स, बट यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, मैंने एक सेंसस लिया, सेंसस हर 10 साल में निकलता है, ठीक है, डिकेड, हर डिकेड पे मैंने एक ईयर लिया, सबसे पुराना पहले, सबसे नया उसके बाद में, लास्ट सेंसस 2011 में आया था, और उसके बाद पॉपुलेशन लिख दी कि इतनी इतनी पॉपुलेशन इन सालों में थी। तो इसका क्या मतलब निकल कर आया कि जब भी मैंने यहाँ पर डेटा को क्या करा, क्लासीफाई करा, क्या करा मैंने, डेटा को यहाँ पर क्लासीफाई करा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा, और वो ग्रुप्स में जो मैंने डिवाइड करा वो किस बेसिस पे बनाए गए थे ग्रुप्स, वो बेसिस पे बनाए गए थे टाइम के बेसिस पर। क्लियर है, टाइम के बेसिस पर वो ग्रुप्स बनाए गए थे। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो जहां पर भी डेटा को क्लासिफाई करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक सेक्स मतलब जेंडर, लिटरेसी पढ़ा लिखा है या नहीं है, रीजन, कास्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, यानी कि उसको हम लोग क्वांटिटी की टर्म्स में लिख ही नहीं सकते,
बात ही समझ में, उसको हम लोग क्वांटिटी के टर्म्स में लिख ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि मैं कहता हूँ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट्स है ना। अब 100 स्टूडेंट को अगर मैं क्लासीफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैं यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जेंडर के बेसिस पर, तो मैं कहूंगा भाई मान के चलो बॉयज होंगे 55, बाकी बच्ची क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। कितनी? 45। तो यहाँ पर देखो मैंने डेटा को अलग अलग करा या फिर नहीं करा? क्या मैंने डेटा को यहाँ पर अलग अलग करा या फिर नहीं करा? सर बिल्कुल, आपने डेटा को सर अलग अलग करा। किस बेसिस पर अलग अलग करा? जेंडर के बेसिस पर। जेंडर क्या है? क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं लिख सकते। बात है ही समझ में? ओके सर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि मैं मान के चलता हूँ टीसीएस के अंदर कितने एम्प्लॉयज है? टीसीएस के अंदर 1000 एम्प्लॉयज है, 1000 एम्प्लॉयज है टीसीएस के अंदर, है ना। अब इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई मैरिड है या अनमैरिड है, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है। इसको भी आप नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते कि कितना नंबर मैरिड है, कितना नंबर अनमैरिड है, ऐसे नहीं लिख सकते ना, है ना। तो भैया मैरिड मान के चलो, मैं कहता हूँ 400 एम्प्लॉयज मैरिड है ना, और 600 एम्प्लॉयज क्या है? अनमैरिड है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये सब क्वालिटी है। एक डेटा को मैं क्वालिटेटिव टर्म्स में यानी क्वालिटी के बेसिस पर अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो दीज आर कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग आगे देखें तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का पहला होता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब आप किसी भी डेटा को दो क्लासेस में डिवाइड करोगे, मतलब मैरिड अनमैरिड दो क्लास हो गई, लिटरेट इलिटरेट दो क्लासेस हो गई, गर्ल या बॉय दो क्लासेस हो गई, मेल फीमेल दो क्लासेस हो गई, तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? लेकिन एट्रीब्यूट कौन सा लगा रहे हो? एक एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, यानी कि एक एट्रीब्यूट के बेसिस पर जब भी आप डेटा को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हो कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को जब मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर क्लासीफाई करा तो उसमें से बॉयज कितने थे? बॉयज थे 55, गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स थी 65। तो यहाँ पर अगर आप इनको देख रहे हो ना, बॉयज ऑफ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, तो ये कितने आपके निकल कर आ रहे हैं? दो क्लास, ये टू क्लासेस है या नहीं है? टू पार्ट्स है या नहीं है? ये बताओ मेरे को, ये टू पार्ट्स है या नहीं है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? और एट्रीब्यूट कितना? एट्रीब्यूट एक है, यानी कि बस मैंने यहाँ पे जेंडर के बेसिस पर क्लासीफाई करा, तो एक ही एट्रीब्यूट है या नहीं है? बात ही समझ में? तो ये बन गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। ये कैसा क्लासिफिकेशन बना आपका? सिंपल क्लासिफिकेशन बना। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि भैया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसके अंदर मेरी बात ध्यान सुनना, एट्रीब्यूट जो होगा वो एक से ज्यादा होगा, एट्रीब्यूट जो होगा वो क्या होगा? एक से ज्यादा होगा, और आप उस एट्रीब्यूट के बेसिस पर डिवाइड करोगे, फिर देन उनको सब डिवाइड करोगे। एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ। सपोज करो, सपोज करो मैंने लिया कि एक टीसीएस के अंदर, है ना, टीसीएस कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉयज है। बिल्कुल सही बात है ना। उसको आपने सबसे पहले क्लासिफाई करा कि भैया मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। ओके, मैरिड, अनमैरिड। तो मान के चल लेते रफ फिगर की अनमैरिड 600 होंगे, अनमैरिड जो होंगे वो आपके 600 होंगे, और जो मैरिड होंगे वो आपके 400 होंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने उनको फर्दर क्लासिफाई करा, फर्दर क्लासिफाई करा कि इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, सब देख रहे हो, कोई नंबर के बेसिस पे नहीं कर रहा, सब मैं क्वालिटी के बेसिस पे कर रहा हूँ। मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, बात है समझ पे? तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलो मेल हो गए यहाँ पर 250, फीमेल हो गई यहाँ पे 150। ओके, यहाँ पर मेल हो गए 400 और फीमेल हो गई इधर 200। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। आप चाहो तो इनको फर्दर फिर आगे चल के एक और बार डिवाइड कर सकते हो, एक और बार आप चाहो तो इनको फिर से एक और बार डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनके उसके कि इसमें से भैया हिंदू कितने हैं और नॉन हिंदू कितने हैं, हिंदू कितने हैं और इसमें से नॉन हिंदू कितने हैं, ऐसे करके आप सबको अलग अलग हिंदू नॉन हिंदू के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि पहला कैरेक्टरिस्टिक जो था हमारा, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो था हमारा वो क्या था? मार्टिनल स्टेटस, या मैं मैरिज स्टेटस लिख देता हूँ कि भैया मैरिज थे या नहीं। तो ये हमारा पहला क्या था? एट्रीब्यूट था। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा बच्चों क्या था? दूसरा एट्रीब्यूट था हमारा जेंडर। क्या था दूसरा एट्रीब्यूट हमारा? जेंडर।
बिल्कुल सही बात है। तीसरा एटीट्यूड क्या था हमारा? रिलीजन। तो देखें यहाँ पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मैंने यूज करा है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को इस जगह पर मैंने यूज करा है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे हम लोग मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और एक इसका पार्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का पार्ट है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट्स लिए सारे एट्रीब्यूट्स आप कैसे देख पा रहे, क्वालिटी है, उसको नंबर की फॉर्म में मैं लिख ही नहीं सकता। लास्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है, डेट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, है ना। इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जिनका की मेजरमेंट हो सकता है, जैसे हाइट का मेजरमेंट हो सकता है, वेट का मेजरमेंट हो सकता है, इनकम का मेजरमेंट हो सकता है, एक्सपेंडिचर का मेजरमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है। इनके बेसिस पर जब आप क्लासिफाई करोगे ना डेटा को, तो वो आपका माना जाएगा क्या? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स है आप इनको क्वांटिटी की टर्म में लिख सकते हैं। देखो सेल्स एक क्वालिटी नहीं है, सेल्स एक क्वांटिटी है। हमेशा सेल्स को नंबर की फॉर्म में दिया जाएगा, है ना। प्रोडक्शन को हमेशा नंबर की फॉर्म में दिया जाएगा, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ मनी प्रोडक्शन पूछो कि कितने रुपए का प्रोडक्शन करा, या फिर कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ, आपको दोनों केसेस में नंबर देना पड़ेगा, है ना। हाइट, वेट, इनकम सब एक नंबर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तेरी हाइट कितनी है? 5 फुट 10 इंच, नंबर आया निकल कर। ठीक है, तेरा वेट कितना है? ये क्वालिटी नहीं है, नंबर है, एक नंबर। तो जहां पर नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि टीसीएस के वही 1000 एम्प्लॉयज का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, टीसीएस के 1000 एम्प्लॉयज का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि टीसीएस में 1000 एम्प्लॉयज है ना। मिनिमम एक एम्प्लॉय की 20 साल होगी, तो मैं कहता हूँ 20 से 30 साल वाले कितने हैं, 30 से 40 साल वाले कितने हैं, 40 से 50 साल वाले कितने हैं, और 60 पे तो रिटायरमेंट हो जाता है, 50 से 60 वाले कितने हैं। ये मैंने क्या कर लिया, एक एजिस बना ली कि इतने से इतने साल वाले। अब इनका ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 20 से 30 मान के चला मैंने 450, ठीक है। 30 से 40 वाले मैंने मान के चला 250, 200 इसमें है और 100 इसमें है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मैंने डेटा को जब डिवाइड करा, जब मैंने डेटा को ग्रुपिंग करा, तो ग्रुपिंग मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एज करा। और एज मेरा कैसा है? एज कैसा? क्वालिटी है? नहीं 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 नहीं, क्वांटिटी है। एज कैसी है मेरी? एज क्वांटिटी है। देखो बेटा नंबर्स है, ये नंबर्स है। मान के चलो किसी एम्प्लॉय की एज 45 है, कहां पड़ जाएगा 45 इसके अंदर चला जाएगा। मैंने किसके बेसिस पे करा? नंबर के बेसिस पर। क्वालिटी आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, किसी एम्प्लॉयज के 23 है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, 23 है, इधर जाएगा। इतना आसान हो गया नंबर की बेसिस पर। तो जहां पर आप क्लासिफिकेशन नंबर के बेसिस पर देख रहे हो, क्वालिटी के बेसिस पर नहीं, नंबर के बेसिस पर, तो आपका क्या बन जाएगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बन जाएगा। ये आपका बच्चों क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बन जाएगा। आ जाइए आगे। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, देखना मेरी बात, इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो आपको वेरिएबल दिखाई देंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में मैं बोलूंगा ये एज क्या है मेरा, ये एज मेरा वेरिएबल है, ये एज क्या है मेरा? वेरिएबल है। क्योंकि जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो डेटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ एज कलेक्ट कर रहा हूँ। आप सपोज करो, अगर मैं कहता हूँ मेरे को टास्क मिला कि आपको ये वाला डेटा कलेक्ट करना है, इस वाले डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, मेरी इंफॉर्मेशन किसके इर्द गिर्द घूम रही है? एज के इर्द गिर्द घूम रही है, नहीं घूम रही? जब मेरे को बोला होगा कि भाई आप पता करो कि एज का रेशियो कैसा है, कितने साल से, मतलब 1000 अगर बंदे टीसीएस के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका एज का रेशियो कैसा है? अब निकल कर आया, बिल्कुल निकल कर आया कि भाई इतने से इतने साल वाले 450 है, इतने 250 है, 200 है, 100 है। तो बेसिकली जिसके रेस्पेक्ट में मैं अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन, वो रेस्पेक्ट, वो क्या माना जाएगा? एस्पेक्ट मेरा वेरिएबल माना जाएगा। क्लियर है? वो मेरे से, अब मैं हाइट बोल सकता हूँ कि सारे बच्चों की हाइट चेक करो, हाइट क्या हो गया? वेरिएबल। सारे बच्चों के मार्क्स चेक करो, मार्क्स क्या हो गया? वेरिएबल। इनकी जरा जेंडर चेक करना, तो जेंडर क्या हो गया? वेरिएबल। बट जेंडर को क्या बोलते हैं, जेंडर अलग अलग भी हो जाता है ना। बात आई समझ में? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल की बात करूं तो रेफर्स टू द क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वालिटी हो गया कि जेंडर के बेसिस पर, क्वांटिटी मतलब अभी पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, है ना, कि हाइट हो गया, क्या बोलते हैं, वेट हो गया, मार्क्स हो गए, एज हो गया, ये सारी चीजें जिसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर इन्वेस्टिगेशन। जिसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू द अनदर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही बात है, इनकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी, अलग अलग होगी इनकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँ आप लोगों के लिए,
तो मैं ये कहता हूँ कि चलो 100 बच्चों के है ना क्लास के अंदर, उनके मार्क्स चेक करो। बिल्कुल सही बात है, मार्क्स चेक करो। हम उनके मार्क्स चेक करने बैठे, है ना। अब उनके मार्क्स चेक करने वाले हाफ ईयरली के, यानी कि मिड टर्म एग्जाम के उनके मार्क्स चेक करने बैठे, फिर उनके फाइनल के मार्क्स चेक करने बैठे। क्या बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकल कर आएंगे? नहीं निकल कर आएंगे। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। यानी कि हर जो उसमें एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट की वैल्यू दूसरे एलिमेंट से अलग है या नहीं है। हर बच्चे के मार्क्स लगभग लगभग दूसरे बच्चे के मार्क्स से अलग है या फिर नहीं है। तो उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो उन बच्चों के मार्क्स ही हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कितने बार एक वैल्यू अपीयर करी है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी बार एक वैल्यू अपीयर करी है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, ये वाला। अगर इस एग्जांपल को देखोगे, अभी डिस्क्रीट सीरीज बाद में देखते हैं, मैं इसमें आपको फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। ठीक है, आप इसको ना गौर से देखिएगा। मेरे को एक बार बताओ, देखो 8, ठीक है, 9, 5, 8 दोबारा हो गया, मैं इस पर गोला नहीं करूंगा। 6 अभी नहीं आया, ठीक है, 7, 9 को कर चुके हम लोग गोला, 10, ठीक है, 8 को कर चुके, 7 को कर चुके, 8 को कर चुके, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 5, 8, उसके बाद 6, 7, 8, 10, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सारे अलग अलग नंबर को कर चुके। तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आया वो 5 निकल कर आया, 6 निकल कर आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया और 10 आया। ये अलग अलग नंबर निकल कर आ रहे हैं। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए? ये नंबर्स हो गए हमारे वेरिएबल। ये नंबर्स क्या हो गए? वेरिएबल। अब ये नंबर्स कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। अगर मैं 5 को देखूं, 5 देखो, एक बार, एक, 5, एक, 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 2, 3, 5 मेरा 3 बार रिपीट कर रहा है। 5 मेरा 3 बार रिपीट कर रहा है। 6 को मैं चेक करता हूँ, 6 मेरा 1, 2, 3, 4, 6 मेरा 4 बार रिपीट कर रहा है। ओके। 7 को मैं देखता हूँ, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेरा 7 बार रिपीट कर रहा है ना। 8, 8 को मैं चेक करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 मेरा 9 बार रिपीट कर रहा है। 9 को मैं चेक करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 9 मेरा 4 बार रिपीट कर रहा है। 10 को मैं चेक करूंगा, 1, 2, 3, 10 मेरा 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये तो हो गए मेरे वेरिएबल, जिनकी वैल्यू के आसपास में घूम रहा हूं। अब वो मेरे वेरिएबल्स कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, वो मेरी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? 5 3 बार रिपीट हो रहा है, ओके। 6 4 बार रिपीट हो रहा है, 7 7 बार रिपीट हो रहा है, 8 9 बार रिपीट हो रहा है, 9 4 बार रिपीट हो रहा है, 10 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इन जो रिपीट हो रहे हैं ना, इनको मैं क्या बोलूंगा? जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं अपनी फ्रिक्वेंसी बोलूंगा। यहाँ पर उनको मैं क्या बोलूंगा? फ्रिक्वेंसी बोलूंगा। यहीं पर देखो, फ्रिक्वेंसी का मतलब यही गिवन है इस जगह पर, कि फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स, कि एक वैल्यू कितनी बार अपीयर्स हुई है, उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा उसको मैं? फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। अब सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, मतलब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एक नंबर जो है कितनी बार रिपीट हुआ, है ना। देखो, उसके लिए आप लोगों ने टेलीमार्क सीखा होगा। अगर देखो, मैं तो इस जगह पर डायरेक्ट कर दिया, मैं करता हूँ टेलीमार्क्स की हेल्प से। लो बच्चों, मैं करता हूँ टेलीमार्क्स की हेल्प से, है ना। मेरे पास जो वेरिएबल थे, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिए। वेरिएबल कितने थे मेरे पास? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये क्या हो गए? मेरे टेलीमार्क्स हो गए, टेलीमार्क्स। ओके, और यहाँ क्या निकल आएगी? मेरी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब आ जाओ, देखो 8 आ रहा है ना, 8 के आगे मैंने क्या कर दिया? मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बॉक्सेस नहीं बनाए ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे को फिर। ठीक है, 8 के आगे मैंने क्या कर दिया? 8 के आगे मैंने डंडा कर दिया, एक टेली मार्क लगा दिया। 9 आ गया, 9 के आगे मैंने डंडा कर दिया। 5 आ गया, 5 के आगे मैंने डंडा कर दिया। 8 आ गया, है ना, 8 के आगे अब दूसरा कर दिया। इस तरीके से 6 के आगे हो जाएगा, है ना, 7 के आगे हो जाएगा, है ना, 9 के आगे हो जाएगा, ओके, 10 के आगे हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 के आगे फिर से हो जाएगा एक और, है ना। फिर उसके बाद 7 के आगे हो जाएगा, ये लो। फिर उसके बाद 8 के आगे हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद 6 के आगे हो जाएगा, ओके।
फिर 7 के आगे एक और हो जाएगा, ये लो। फिर 10 के आगे एक और हो जाएगा, ओके। फिर 7 के आगे एक और हो जाएगा, ये लो। फिर 5 के आगे हो जाएगा, ये लो। फिर 8 के आगे। अब देखो 8 में 4 ऑलरेडी है, तो 5वें के लिए हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। 5 का हो जाएगा एक और, ये लो, ठीक है। 6 का ये रहा एक और। 7 का देखो, अब 7 नहीं 5 हो गया, हमने काट दिया, है ना। 9 एक और, ओके। 8 में आगे एक और यहाँ पर ही कर दिया, ठीक है। 6 ये रहा, है ना। 10 क्या, तीसरा ये कर दिया। उसके बाद 8 में आगे एक और कर दिया। 7 दो बार आ रहे हैं, लो, 2 बार हमने टंडे कर दिए। फिर 8 में एक और बार आया, 9 में एक आया, फिर उसके बाद 8 में फिर से आया, ठीक है। ये हमारे पास टेलीमार्क निकल कर आ गया। यहाँ 3 बार हो रहा है तो आगे मैंने 3 लिख दिया। यहाँ 4 बार हो रहा है तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे 5+2 7 बार निकल कर आ रहा है। फिर यहाँ पे 5+4 9 बार निकल कर आ रहा है। फिर यहाँ पे 4 बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है। क्लियर है। इसको बोलेंगे हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये पूरा फिगर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा। आप देख पा रहे हो कि 5 3 बार रिपीट हो रहा है, 6 4 बार रिपीट हो रहा है। इसी को बोलता हूं मैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो विच द फ्रीक्वेंसी एंड एसोसिएट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड। जब भी हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है और अपने वेरिएबल को साइड बाय साइड लिख देंगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। स्टैटिस्टिकल सीरीज, अब क्या होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज बेसिकली जब हम लोग डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लोग डेटा को क्या करते हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, वो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज बन जाती है। जैसे एग्जांपल आप ये वाला देखो, ये मेरे एक स्टैटिस्टिकल सीरीज है, एक लॉजिकल। ये मेरे पास रॉ डेटा था, ये क्या था मेरे पास, रॉ डेटा था। क्लियर है। मैंने उस रॉ डेटा को पहली बार क्या करा, ग्रुप में क्लासीफाई करा। अब यहाँ पे ग्रुप में कैसे ढूंढूंगा भैया, ये मैं ग्रुप ही ये मेरे 5 6 7 8 9, ये मेरे क्या, ये मेरे ग्रुप ही है ना भैया। 5 का ग्रुप है, एक 6 का ग्रुप है, 7 का ग्रुप है। क्वांटिटेटिव कल क्लासिफिकेशन मैंने करा। अब ये जो पूरा निकल कर आया मेरे पास, ये अगर मैं एक बॉक्स के अंदर पैक कर दूं तो ये मेरा बॉक्स क्या निकल कर आया, एक सीरीज निकल कर आई कि 5 3 बार रिपीट हो रहा है, 6 4 बार रिपीट हो रहा है, 7 7 बार रिपीट हो रहा है। एक लॉजिकल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है इसके अंदर। सर बिल्कुल मेरे को तो दिखाई दे रहा है एक लॉजिकल ऑर्डर। इसको देखूंगा और इसको देखूंगा, मेरे को जमीन आसमान का फर्क इनके अंदर दिखाई दे रहा है ना। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप ये वाला देखो, ये वाला। यार 1000 एम्प्लॉयज थे, अब यहाँ पर कम से कम मैं ऑन द बेसिस ऑफ एज पता तो कर पा रहा हूँ कि कितने एम्प्लॉयज किस एज गैप में आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। बात आई समझ में, किस एज के रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी एक मेरे को लॉजिकल ऑर्डर में चीजें दिखाई नहीं दे रही कि 20 से 30 के बीच में इतने एम्प्लॉयज, 30 से 40 के बीच में इतने एम्प्लॉयज। तो आप जब भी डेटा को क्लासीफाई करके एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके लॉजिकल ऑर्डर में उसको लिख देंगे ना, लॉजिकल ऑर्डर मतलब भाई 20 से 30 पहले आना चाहिए लॉजिकली, 40 से 50 से पहले। अगर आप 40 50 पहले लिख के 20 30 बाद में लिख देंगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। आप असेंडिंग डिसेंडिंग तो दिखाएंगे ना कहीं दिखाएंगे, या फिर नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो जब आप लॉजिकल ऑर्डर में चीजें लिख देंगे तो वो आपकी सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज है सारी जितनी भी हमें अभी मैंने दिखाई है आपको। तो जहाँ पर डेटा को क्लासीफाइड, डेटा को हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया, फिर देन उस क्लासीफाइड डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं एक लॉजिकल ऑर्डर में, लाइक साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग से 5 6 7 8 9 10 एक साइज में मान सकता हूँ उसे, है ना। या फिर टाइम ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि मैं मान, जैसे मैंने दिखाया था अभी 1971 1981 1991 99 2001 2011, वो भी मेरी एक सीरीज ही थी, है ना, लॉजिकल ऑर्डर के अंदर। हम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में, अदर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एज दिखाया था। तो ऐसा नहीं कि एज मैंने पहले 40 50 दिखा दिया, फिर 30 40, फिर उसके बाद 50 60, नहीं। एक लॉजिकल ऑर्डर में पहले सबसे छोटा वाला 20 30, फिर 30 40, फिर 40 50, इस तरीके से। ऐसा नहीं कुछ भी मैंने लगा दिया लॉजिकल ऑर्डर में। तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो क्लासिफाइड डेटा को जब भी हम अरेंज करेंगे लॉजिकल ऑर्डर में तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्टैटिस्टिकल सीरीज बन जाएगा। इतना सा बस आपको याद करना है। व्हेन द क्लासिफाइड डेटा इज अरेंज्ड इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर, when a classified data is arranged into a logical order it is a statistical series। अब जो अरेंजमेंट हो सकता है वो बहुत सारे बेसिस पर हो सकता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हो सकता है, कैसे भी वो हो सकता है, बट लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर है। अब देखते हैं जो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज,
कॉन्टिन्यूस सीरीज, है ना। अब आओ इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज रेफर टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिविंग अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ओके, बेसिकली मैं बोलूंगा कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सबसे आसान तरीका अगर आपको उसको समझना हो, एक सीरीज गिवन है, उसके अंदर फ्रिक्वेंसीज नहीं है, तो वो आपकी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। कैसी है वो, आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसमें अभी जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मतलब रॉ डेटा, बेसिकली रॉ डेटा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला देखो, ये ऊपर वाला बॉक्स आप देख पा रहे हो, इट इज अ रॉ डेटा। तो रॉ डेटा मेरा क्या है, ये क्या है, मेरी इंडिविजुअल, क्या है मेरी इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इट इज अ रॉ डेटा। इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई देंगी, फ्रीक्वेंसी तो हमने ढूंढ के निकाल कर वहां लिखी है ना, बट आप इसको नीचे वाले को भी भूल जाओ, इसको देखो, इट इज अ रॉ डेटा। तो ये मेरी क्या इंडिविजुअल सीरीज है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा लिख देता हूँ, 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, 14, 13, 12, ओके, 7, 15, 18, 11 और 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अनअरेंज मास ऑफ डेटा, कहीं पर भी इसके अंदर कोई लॉजिकल ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी कोई अरेंजमेंट दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी कोई फ्रीक्वेंसीज वगैरह दिखाई नहीं दे रही, बट हर डेटा अलग अलग लिखा हुआ है, रॉ डेटा है। इट इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज। कैसी है, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, या तो आप सीरियल नंबर में लिख दो। देखो मैं जैसे दिखाता हूँ इसी डेटा को, मैं दिखाता हूँ ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसमें पहला होता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बेसिस पर। सीरियल नंबर कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 10 है, टोटल कितने, 10 है। पहले यहाँ पे लिख दिया, एक ऐसा करके मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, टेबल बनाई, यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अपने वेरिएबल। लो सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा बॉक्स बन के यहाँ पर रेडी हुआ, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर लिख दूंगा, 9 11 14 13 12। तो एक क्या आ गया, 9 11 14 13 12, 14 13 12, फिर क्या है मेरे पास, 7 15 18 11 10, 7 15 18 11। लो मैंने सीरियल नंबर लिखे, वो हो गया, है ना। देख रहे हो सर, सीरियल नंबर लिखे वो हो गया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दोगे तो एक लॉजिकल आ जाएगा, इसके अंदर लॉजिकल ऑर्डर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे छोटा इसके अंदर क्या है, 7 है। सबसे छोटा इसके अंदर क्या है, 7 है। 7 के बाद इसके अंदर क्या है, 9 है। ओके, 9 के बाद क्या है, 10 है। 10 के बाद क्या है, 11 है। 11 ना 2 बार आ रहा है। ओके, 11 के बाद क्या, 12 13 14, 12 13 14, 14 के बाद क्या, 15, 15 के बाद क्या, सीधा 18, 15 के बाद क्या है, सीधा 18। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, है ना। अब इसे डिसेंडिंग में भी लिख सकता हूँ, तो इसे उल्टा करके लिख दो, 18 15 14 13 12 11 11 10 9 और 7। लो, अब लॉजिकल ऑर्डर इसके अंदर देखो, इनके अंदर लॉजिकल ऑर्डर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, बेसिकली सीरियल नंबर, मैंने सीरियल नंबर दे दिए। तो आपने जब सीरियल नंबर दे दिया, तो एक ऑर्गेनाइज एक मेरे को डेटा थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना। एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, एक अरेंजमेंट मेरे को उसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी मेरे को अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, जब मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जब आप ऐसी उटपटांग तरीके से लिख दो, फैला फैला के लिख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आ गया, फिर आता है डिस्क्रीट सीरीज। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने पहले से आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है ना।
जिससे कि आपको समझने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अ डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। ओके ओके, देखो यहाँ पर क्या इन्होंने बोला, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल वैल्यू। पहली बात मेरे को बताओ, क्या इंडिविजुअल सीरीज दूसरी वैल्यू से अलग अलग है? हाँ है। कितनी अलग है, क्या हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 9 से 1 वैल्यू का डिफरेंस है, 9 5 में 4 वैल्यू का डिफरेंस है, 5 8 में 3 वैल्यू का डिफरेंस है, 8 और 8 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं हर वैल्यू के बीच का डिफरेंस पता लगा पा रहा हूँ? क्या वो डेफिनेट है? बिल्कुल सर, डेफिनेट है। आप पता लगा भी पा रहे हो और वो एक मेजरेबल भी है। ठीक है, तो पहली बात इंडिविजुअल सीरीज बता रहा है, बिल्कुल सर, बात ही समझ में क्लियर है। और फिर जब आप इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। जैसे अब मेरे पास कितने अलग अलग तरीके के वेरिएबल थे, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, ये मेरे पास वेरिएबल थे। कितनी बार रिपीट हुए, मैंने टेली मार्क्स बना, आगे फ्रीक्वेंसी लिखी, ये मेरी बन गई बच्चों क्या, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बन गई? डिस्क्रीट सीरीज। और जब मैंने इसको फैला के लिख रखा था ऊपर, तो ये क्या थी, मेरी इंडिविजुअल सीरीज थी। ये क्या थी, मेरी इंडिविजुअल सीरीज। तो आप ये सीख भी गए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अलग अलग वेरिएबल्स क्या है। मैंने यही फाइंड आउट करा था कि मेरे पास 5 6 7 8 9 10 ये 6 वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैंने टेलीमार्क की हेल्प से वो पता करा, आगे मैंने उनकी फ्रिक्वेंसी लिखी, मेरी कन्वर्ट होगी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है, जो ये वर्ड बोला गया कि इंडिविजुअल वैल्यूज, दीज आर द इंडिविजुअल वैल्यूज, क्या ये एक दूसरे से अलग है? हाँ अलग है। एक डेफिनेट अमाउंट से अलग है? हाँ है। क्या मैं पता कर पा रहा हूँ? हाँ, देखो ये इसमें एक एक का डिफरेंस है। डेफिनेट अमाउंट पता लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा? बिल्कुल सर लग पा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। क्या ये डिस्क्रीट सीरीज है? अब डिस्क्रीट सीरीज जो बनती है सर, वो किस किस केसेस में बनती है? देखो डिस्क्रीट सीरीज उस केसेस में बनती है जहां पर आपकी वैल्यू फिक्स होती है, मेजरेबल होती है, डेफिनेट होती है। बात ही समझ में, जहाँ आपकी आपकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट होती है। जैसे देखो एज, कुछ लोग डेफिनेट मानते हैं, कुछ लोग डेफिनेट नहीं भी मानते। अगर हम एग्जैक्ट एज की बात करें तो अब हर इंसान की ना एग्जैक्ट एज अलग अलग होगी। 1 2 दिन, 2 4 दिन, 2 3 महीने, 2 4 महीने का फर्क होगा। तभी हम जो बेसिकली एज लेते हैं ना, जो हम एजेस लेते हैं, बात ही समझ में, जो हम एज लेते हैं वो एज हम लोग किस बेसिस पर लेते हैं? हम लोग हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर लेंगे, रेंज के अंदर, कि उसकी एज 10 to 20 है। अब 10 या 10 से बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी तो वो हमेशा इस वाली रेंज के अंदर आएगा, एज एज के केस में अगर मैं लूँ, क्योंकि इसमें फर्क पड़ता है एज का। डिस्क्रीट सीरीज किस केस में ली जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कि भैया ऐसे घर बताओ जिनके अंदर कितने कितने रूम्स हैं। मैंने कहा मुझे 2 कमरों के घर पता करने हैं, 3 कमरों के घर पता करने हैं, 4 के करने हैं, 5 के करने हैं। 2 कमरों के जो घर हैं वो 10 घर हैं, 3 कमरों के जो घर हैं ये रूम्स है ना, वो 15 है ना। 4 कमरों के जो घर है वो कितने? 8 घर है। और 5 कमरों के घर जो है 4 है। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि वेरिएबल क्या है, मेरा नंबर ऑफ रूम्स, और कितने घर है वो मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सही बात है। तो रूम कितने होंगे भैया? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, है ना। 2.5 2.3 2.2 2.1 इस तरीके से तो नहीं होंगे ना। एक डेफिनेट अमाउंट होगा रूम का या फिर नहीं होगा? वही होगा, एक इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा? वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा? सर होगा। तो उस केस में हमेशा डिस्क्रीट सीरीज का यूज करेंगे, जहां पर कि आपका वेरिएबल एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आए, एक डेफिनेट वैल्यू उसकी हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। पीछे पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, एज के अंदर पॉइंट्स में आ सकता है। ठीक है, हम जब भी किसी को एज बताते हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली एज बताते हैं, है ना, कि हम कि मैं 24 का हूँ, या फिर मैं बोलूँगा मैं 25 का हूँ, आप बोलोगे सर 17 के या फिर 18 के या 16 के। एग्जैक्ट एज तो नहीं बोलते। जैसे शाहरुख खान ने बोला था दिलवाले में, काजुल पूछती है कितने साल हो गए, 8 साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड, इतने मिनट, और इस तरीके से वो पूरा कैलकुलेशन देता है। इस तरीके से आप एज नहीं बोलोगे ना, लेकिन वो आपकी एग्जैक्ट एज तो वही है। तो आपकी एग्जैक्ट एज हमेशा पॉइंट में निकल कर आएगी। बात है ही समझ में। या फिर आप इस तरीके से बोलते हो हाँ 3 महीने बाद मैं पूरा 25 साल का हो जाऊंगा, ऐसे नहीं। एजेस में इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं। यहाँ पर डेफिनेट वैल्यू डेटा की कि भैया रूम तो 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होगा। रूम 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता। वहां पर डिस्क्रीट सीरीज लो। ठीक है, वहां पर डिस्क्रीट सीरीज का यूज है। आगे देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज। ओहो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, विच रिप्रेजेंट द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं बात को आपकी मान के चल रहा हूँ कि 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में मार्क्स है।
यार मेरे को एक बार बताओ, टेस्ट कितना था? टेस्ट था 50 मार्क्स का। बिल्कुल सही बात है, 50 मार्क्स बताओ, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इस तरीके से 50 तक मार्क्स आ सकते हैं बच्चों के। हाँ, क्या यहाँ पर आप अलग अलग वेरिएबल लेके चलोगे यार, इतनी बड़ी डिस्क्रीट सीरीज बनाओगे, आपका डेटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोई फायदा उसका निकलेगा नहीं। तो पहला रीजन है कि हमने क्या बना लिया, रेंज बना लिया कि इससे अच्छा है आप ये ले लो कि 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स है ना, ये अच्छी तरीके से आपको पता लग जाएगा। आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से करोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा कि आप ये पता कर लो कि 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स है। आपने रेंज ले ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने मार्क्स है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ली, रेंज ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने मार्क्स है ना, वो आपको अच्छी तरीके डेटा रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा क्या होगा, अब यार सपोज करो, अब आपने, चलो मैं कहता हूँ आपका दिमाग खराब था, आपने लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर भी लिया। अब किसी बच्चे के आए बच्चों 12.5, अब आप इसे कहाँ पे पुट करोगे? आप इसे 12 में डालोगे या 13 में डालोगे? 13 में डालोगे तब मैं गलत मानूंगा, 12 में मानोगे तब मैं गलत मानूंगा। तो इस केस में अगर किसी बच्चे के 12.5 आते हैं, मैं उसे आंख बंद करके इस वाली रेंज में लिख दूंगा। तो ये दोनों वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो देखो, अगर आप डिस्क्रीट सीरीज बनाओगे तो सीरीज बहुत बड़ी बन जाएगी, पहली चीज। तो आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज करो। दूसरी बात, डिस्क्रीट सीरीज हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू लेता है। अगर एक ऐसी वैल्यू आ गई जो कि डेफिनेट नहीं है, जैसे पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ गई, कहाँ लेके जाओगे आप उसे? उस केस में रेंज सबसे बढ़िया है। तो ये डेसिमल वैल्यूज को भी लेता है, ये डेसिमल वैल्यूज के लिए भी परफेक्ट है। तो जहाँ पर डेसिमल वैल्यूज आने के चांसेस हो, वहां पर ये लो। जैसे एज के अंदर डेसिमल वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ईयर के साथ साथ मंथ्स भी आते हैं, मंथ्स को डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। हाइट में डेसिमल वैल्यूज आती है नहीं? हाइट में आती है नहीं आती? वेट में डेसिमल वैल्यूज आती है कि 38 kgs का है, मैं कहूँगा 38.7 kgs का है। तो हमेशा जहां पर डेफिनेट डेसिमल वैल्यूज आने के चांसेस हो, पॉइंट्स में वैल्यूज आने के चांसेस हो, आप क्या करो, कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज करो। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दिखाती है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दिखाती है। क्लियर है? जो कि डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं वेरिएबल्स। बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल्स कभी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो कि डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कहाँ लिखेंगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर लिखेंगे। वो उस वजह से क्या दिखाते हैं? रेंज दिखाते हैं, वो एग्जैक्ट फिगर दिखाते ही नहीं है। वो कहते हैं 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, डेसिमल हो जो भी हो, वो उसके बीच में डाल दो, आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, है ना। डिफरेंट आइटम ऑफ द सीरीज, दीज आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, मैंने बता दिया। यानी कि 20 से 30 के बीच में आने वाले जो नंबर है वो कितने बच्चों के नंबर है? 5। यानी कि 5 बच्चों के ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर 20 और 30 के बीच के हैं। 10 बच्चों के ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर 40 और 50 के बीच के हैं। क्लियर है? टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो ये चीज मेरे को फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताती है, ये चीज मेरे को कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिखाती है। अब आते हैं, देखो इसके अंदर ना कुछ चीजें हमें पता करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको क्या बोला जाता है? इसको एक क्लास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लास। तो ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास नहीं है, टोटल क्लास नहीं है, मतलब ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास। क्लियर है? इसमें आप दो चीज देख पा रहे होगे, है ना। पहली चीज क्या? 20 होती है हमारी लोअर लिमिट। ये क्या होती है हमारी? लोअर लिमिट। ओके। 30 क्या होती है हमारी? अपर लिमिट। क्या होती है बच्चों हमारी? अपर लिमिट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 30 to 50 को क्या बोलेंगे? 30 to 50 को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हमारी क्लास लिमिट। क्या बोलेंगे? क्लास लिमिट। कि एक क्लास जो कि 30 से स्टार्ट हो रही है, 50 पर जाके खत्म हो रही है। तो 30 से स्टार्ट हो रही है, जहां से स्टार्ट हुई वो हमारी लोअर लिमिट, जहां पे जाके खत्म हुई वो हमारी अपर लिमिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 20 है डिफरेंस। 50 और 30 का डिफरेंस है 20। तो 20 को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लास विड्थ। क्या बोलेंगे? क्लास विड्थ बोलेंगे। क्लास की चौड़ाई कितनी है? क्लास विड्थ। इसको मैं क्लास इंटरवल भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्लास इंटरवल भी बोल सकता हूँ। तो इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10 है। इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10 है ना। डिफरेंस 10 है, 10 है। इसका 20 है ना। इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10 है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बच्चों बताओ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ 40 आएगा बच्चों, यहाँ 50 नहीं आएगा, 40 आएगा, गलती होगी थोड़ी सी। तो इसका भी क्लास इंटरवल कितना है? 10 है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताओ मेरे को, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, एक क्लास का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होती है। इतनी चीज़ें तो आप लोग के बच्चों पक्के से समझ में आ गई होगी।
है ना। तो बस आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर यही चीज चेक करनी है। अब आपसे पूछा जाए लोअर लिमिट, तो आप बता दोगे जहां से जो क्लास स्टार्ट हो रही हो वो उस क्लास की लोअर लिमिट, जहां खत्म हो रही हो वो उस क्लास की अपर लिमिट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, अब जैसे एक क्लास है क्या हमारी 10 से 20, है ना। तो बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब चलो वो तो आगे बताऊंगा ना, एक्सक्लूसिव सीरीज तो आगे है, ओके। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती कितनी तरीके की है एक बात देखते हैं। पहली होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरी होती है हमारी क्या, इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। तीसरी होती है हमारी ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड। फिर होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर होती है हमारी इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ओके, तो ये कुछ कुछ हमारी ना मेन टाइप की सीरीज होती है 5, ये कुछ हमारी मेन टाइप की सीरीज होती है हमारी, कुल मिलाकर 4-5 ये तरीके की सीरीज होती है। अब इनके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं देखते हैं, अब इनके बारे में हम लोग बच्चों आगे देखते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो अब आपको ये चीज पता है, यहाँ 40 आएगा, पहली बात यहाँ 40 आएगा, ओके। अब एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब यहाँ पर आपको पता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में पता है ये 10 20 30 40 क्या है लोअर लिमिट्स, 20 30 40 50 क्या है अपर लिमिट, 10 20 क्या है एक क्लास है, 10 से लेके 20 तक क्लास लिमिट हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, वो क्या हो गया हमारा क्लास विड्थ हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ये चीज मैं आपको बता चुका, ये सारी हमारी क्या फ्रीक्वेंसीज है, ओके। बट इसको एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इनमें जो क्लास में है ना ये 20 जो है ये एक्सक्लूड होता है, क्या होता है ये एक्सक्लूड होता है, इस वजह से इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। क्या मतलब सर, मैं कहता हूं अगर मान के चलो 20 एक नंबर है और मुझे वो इस सीरीज के अंदर पुट करना है, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 20 तो यहाँ भी आ रहा है 20 यहाँ पर आ रहा है, किस में करें, इस वाली में करूं इस वाली में करूं, ये कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। तो क्योंकि 20 यहाँ पर एक्सक्लूडेड यानी कि अपर लिमिट एक्सक्लूड रहती है, तो 20 किधर आएगा इधर आएगा। इस तरीके से अगर कोई नंबर होगा 40, वो 40 किधर आएगा, 40 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो 40 वो इधर आएगा क्योंकि ये वाला 40 एक्सक्लूड है। तो अपर लिमिट एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट क्या होती है एक्सक्लूड होती है। और पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, देखना मेरी बात को, एक क्लास की अपर लिमिट और उसके अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट सेम है, तो यहाँ पर इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट क्या है सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट क्या है सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट क्या है सेम है। तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है ना। और एक्सक्लूसिव सीरीज आपके दिमाग में आते ही नेक्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट थॉट ये आना चाहिए कि यहाँ पर 20 एक्सक्लूड रहेगा, 20 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, 50 यहाँ 40 की जगह 40 इधर नहीं आएगा, 40 इधर आएगा। बात ही समझ में क्लियर है, ये क्या होगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। तो जब भी आपको कोई भी कॉन्टिन्यूस सीरीज सामने आए, पता करो कौन से टाइप की सीरीज है, आप तुरंत चेक करने बैठोगे, आप कहोगे अच्छा लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, एक क्लास की अपर लिमिट और उसके अगले वाली क्लास की लोअर लिमिट सेम है, तो ये क्या हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। कैसी सीरीज होगी बच्चों, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। क्लियर है, अच्छा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होंगी, यानी कि 20 इधर नहीं आएगा इधर आएगा, 30 इधर नहीं आएगा इधर आएगा। ये चीज, ये दो चीज आपको एक्सक्लूसिव सीरीज देखते दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज को देखोगे, अब देखो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग, इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग, ये सब अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तुरंत आपको क्या दिमाग में आया निकल कर, अरे यार ये तो इंक्लूसिव सीरीज हो गई। कैसी सीरीज होगी बच्चों, इंक्लूसिव सीरीज हो गई, हाँ है ना। अब इंक्लूसिव सीरीज में कोई भी हमें टेंशन है ही नहीं, है ना, क्योंकि मान के चलो एक नंबर आया 19, अब 19 तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, आग बंद करके मैं इसमें डाल दूंगा, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। बात ही समझ में। अच्छा तो फिर सर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो फिर एक्सक्लूसिव सीरीज से भी अच्छा होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिखते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जिसके अंदर पॉइंट्स भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ
ये किधर जाएगा, 19.4 ये किधर जाएगा, 19.6 ये किधर जाएगा, 19.8 ये किधर जाएगा, क्योंकि ये तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 19 पे खत्म हो रहा है, ये बीच के नंबर कहाँ पर जाएंगे, और आ सकते हैं पॉइंट्स के नंबर आ सकते हैं। तो इस वजह से ना हमें हमेशा इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। इसके अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर यहाँ पर आप 19.5 भी लिख लो। अब ये नंबर, अब आप सोचो कि ये नंबर कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि तो 19 पे खत्म हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाएंगे, इनके बीच के नंबर से। इस वजह से हमें इस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। आओ एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1921 है, इसका भी 1 है। तो इनके जो क्लास जो इनके क्या बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, एक क्लास के अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है 1 ही है। हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 निकल कर आएगा। बिल्कुल सर, ये पढ़ भी रखा होगा आपने। तो 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, सारी लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, सारी अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। आओ, तो ये मेरे पास क्लासेस निकल कर आई। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को देखूं तो मेरी क्लास क्या थी, 10 to 19, बट मैं 0.5 माइनस करूंगा लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में प्लस कर दूंगा, तो मेरी क्या निकल कर आएगी, 9.5 से लेके 19.5, 19.5 और फिर 19.5 से लेके 29.5, फिर 29.5 से लेके 39.5 और 39.5 से लेके 49.5। है या ना बच्चों, क्लियर है नहीं क्लियर है। और 39 हो गए, 4 हो ना, 4 हो गए हमारे, 1 2 3 4, ओके। अब ये देख पा रहे हो आप, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया, ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, फ्रीक्वेंसी में आपको कुछ भी नहीं करना, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी लिख दो। कितनी थी, 6 5 9 10, 6 5 9 10। अब आप मेरे को बताओ देखकर कि अब वो किधर जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज देखो ना, ये नंबर किधर जाएंगे सर, 19.2 किधर जाएगा, 19.2 किधर जाना चाहिए, है ना, 19.2 19.2 ऐसे छोटा है तो इधर जाना चाहिए, है ना, ओके। 19.4 किधर जाना चाहिए, 19.4 19.5 से छोटा है, वो भी इधर ही जाना चाहिए, यानी कि वो भी इधर ही जाना चाहिए, है ना, दोनों नंबर इधर जाएंगे। 19.6 कहाँ जाएगा, 19.6 19.5 से बड़ा है तो वो इस वाले में जाएगा, ओके। 19.8 कहाँ जाना चाहिए, 19.8 भी इस वाले में जाना चाहिए, 19.5 से बड़ा है। 19.5 का जाना चाहिए, अरे रे अब सर 19.5 तो मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, 19.5 तो मेरे को यहाँ भी दिख रहा है। ओह क्या करूँ, अभी बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट एक्सक्लूड रहती है, तो यहाँ पर 19.5 नहीं जाएगा, 19.5 इधर जाएगा। अब बात समझ में आ गई क्यों हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्यों जरूरत होती है हमें कन्वर्ट करने की, इस वजह से जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं करते बस खाली हमें मजे आ रहे थे तो हमने कर दिया, ओके। फिर आता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यार ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इधर देख, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। पता ही नहीं है हमें क्या है, पहली क्लास की लोअर लिमिट और आखिरी क्लास की अपर लिमिट के बारे में हमें पता ही नहीं है। जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया बिलो 10, ओके, बिलो 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे मैंने लिख दिया अबव 50, ओके। आगे कुछ भी फ्रीक्वेंसी लिख दो, 4 10 12 10 9 11, ठीक है, ये मैंने आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा। यार मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे को क्लास इंटरवल गिवन है, हाँ जी, यहाँ गिवन है, हाँ जी, यहाँ गिवन है, हाँ जी, यहाँ गिवन है, हाँ जी, मतलब मेरे को अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों गिवन है। क्लियर है नहीं क्लियर है। पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि बिलो 10 का मतलब क्या हो गया कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 10 होगी, 10 से नीचे ही होगा ना, तो यानी कि अपर लिमिट तो मेरे को पता है, पहली क्लास की अपर लिमिट पता है, बिलो 10 का मतलब क्या हो गया, 10 से कम होगा, तो अपर लिमिट में 10 ले सकता हूँ बिल्कुल। मेरे को उसकी लोअर लिमिट नहीं पता कि इसकी सबसे कम लिमिट क्या होगी,
और इस केस में मैं बच्चों क्या बोलूंगा, अब इस केस में आप ध्यान दोगे तो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी 50, इसकी अपर लिमिट मेरे को नहीं पता। बात ही समझ में या फिर नहीं है? अब 50 का मतलब 50, 50 से ऊपर, तो मुझे इसकी अपर लिमिट नहीं पता और इसकी मुझे लोअर लिमिट नहीं पता। ये क्या हो गया? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया ये? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस में क्या करेंगे यार, इस केस में ना हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेंड को चेक करेंगे। ट्रेंड क्या बोलेगा यार? सबकी ना क्लास इंटरवल 10 है, सबका क्लास इंटरवल 10 है, देखो सबका क्लास इंटरवल 10 है, तो इनका भी क्लास इंटरवल क्या होगा? 10 होगा। तो हम ये मान लेंगे कि इसकी जो क्लास लिमिट निकल कर आएगी वो 0 to 10 निकल कर आएगी, और इसे कितनी निकलेगी? 50 to 60। ये हमने मान लिया। बात ही समझ में? एज पर द ट्रेंड, ये ट्रेंड निकाल के हमने मान लिया। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि किस तरीके की सीरीज है, तो आपको बस बोलना है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसकी पहली क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता, आखिरी क्लास की अपर लिमिट नहीं पता। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मतलब बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम ट्रेंड को चेक करेंगे। ट्रेंड बोलता है 10-10 का डिफरेंस है, तो इनके अंदर भी 10-10 का डिफरेंस होगा। हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ट्रेंड ना गिवन हो, कि हमें पता ही ना चल पा रहा हो कि किसी में 10 का गैप, किसी में 20 का, किसी में फिर 10 का, किसी में 5 का, यहाँ पर ट्रेंड ना गिवन हो, तो उस केस में हम लोग नहीं कर सकते, उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ट्रेंड गिवन होगा तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो होगी हमारी ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी तरीके की सीरीज थी हमारी? ओके, ये तीनों तो हमारी हो गई है। अभी हमने देखा ओपन एंडेड सीरीज। ओके, ये हम लोग पढ़ी गए। एक छठी तरीके की सीरीज और होती है बच्चों, यानी मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज। तो अब हमारी तीन बची है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये बहुत आसान है दोनों, है ना? आगे आओ। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला आता है लेस देन क्यूमुलेटिव। लेस देन क्यूमुलेटिव। अब देखो, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज अगर आप लोग को समझनी है ना, अगर आपको लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज समझनी है, तो आपको, मैं आपको एक ही एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ, और जो अभी मैंने एक एक्सक्लूसिव सीरीज ली थी उसी से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि उससे समझना बड़ा आसान है। क्लास हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका लेस देन हो गया, है ना? फिर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज अ क्लास द फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे। दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारी क्लास थी 10 से लेके 50 तक। ओके, 6, 5, 9, 10, 10 से 50, 6, 5, 9, 10। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास? 6, 5, 9 और 10। ओके, 10 से 50 यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये एक गिवन है। अब इसको मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। लेस देन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेस देन 20, लेस देन 20, 20 से कम, है ना? लेस देन में हमेशा अपर लिमिट को पकड़ेंगे, लेस देन में हमेशा अपर लिमिट को पकड़ेंगे। लेस देन 30, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 50। ओके, क्लियर है? अब आ जाओ। लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर्स हैं जो कि 20 से कम है। ओके, 10 से 20 यानी कि 20 से कम कितने होंगे? 6 होंगे। तो मैं आगे आगे सीधा सीधा लिख दूंगा कितना? 6। ओके, लेस देन 30 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 30 का मतलब कितने सारे नंबर है जो 30 से कम होंगे। अब आप बोलोगे सर 20 से 30 मतलब ये 5 होंगे। मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर लेस देन 20 भी तो इंक्लूडेड होगा। लेस देन 30 का मतलब 30 से कम कितने होंगे? 30 से कम एक तो 5 तो होगा ही होगा, साथ के साथ 20 से 30 ये वाला भी तो होगा, ऊपर वाला। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 6 + 5, 6 + 5 कितना हुआ? 11। ओके, लेस देन 40 का मतलब 40 से ऊपर के सारे प्लस कर दो, तो 9 + 5 + 6, 9 + 5 + 6, डेट इज बेसिकली 17। ओके, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी,
20, कितना हुआ 20 हुआ। ओके, अब 40 to 50 मतलब लेस देन 50, 50 से कम ये सारे आ रहे होंगे। तो 10 + 9 + 5 + 6, तो 10 + 9 + 5 + 6 डेट इज 30। तो ये निकल कर आ गया हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज। क्या निकल कर आ गया? लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज। तो लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से प्लस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 6 लिखेंगे, फिर दूसरे वाले में दोनों को प्लस करके, तीसरे वाले में तीनों को प्लस करके, चौथे वाले में चारों को प्लस करके, लेस देन के केस पे। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बताऊं आपको मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज, इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। वो कैसे बनेगी अब देखो। क्लास फ्रीक्वेंसी मोर देन क्यूमुलेटिव। ओके, तो दिस इज द क्लास फ्रीक्वेंसी मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास को अगर आप देखोगे यहाँ पे वही 6 5 9 10 में लेके चलता हूँ, 10 से 50, 6 5 9 10। क्लास क्या है? 10 से 50, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मोर देन में हम लोग लोअर लिमिट लेंगे। तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब इसके अंदर प्लस करेंगे बट नीचे से। तो मोर देन 40 के केस में मैं यहाँ पे खाली लूंगा खाली 10। ओके, अब मोर देन 40 के केस में देखो 40 से ऊपर खाली 10 ही है। अब मोर देन 30 के केस में 9 भी आ रहा होगा, 10 भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर लूंगा 9 + 10 दैट इज 19। फिर उससे ऊपर लूंगा 9, एक सेकेंड, उससे ऊपर लूंगा 9 + 10 + 5 दैट इज 24। और सबसे ऊपर क्या लूंगा? 9 + 10 + 5 + 4 6 दैट इज। तो लेस देन में क्या करूंगा? ऊपर से प्लस करते चलूंगा, और मोर देन में नीचे से करते चलूंगा। ये ट्रिक है इसकी, उससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक आपको पक्के समझ में आ ही गया होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारी आती है हमारी जो आती है वो आती है अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो, इक्वल क्लास इंटरवल, ये सारी चीजें इक्वल क्लास इंटरवल की। इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10। इसका कितना है? 10। इसका कितना है? 10। इसका कितना है? 10। तो जब सारी क्लासेस का क्लास इंटरवल सेम है तो वो हो गई इक्वल क्लास इंटरवल। क्या हो गई? इक्वल क्लास इंटरवल सेम, ये भी इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, ये भी क्या है? इक्वल क्लास इंटरवल। तो ये सब सीरीज कैसी है? इक्वल क्लास इंटरवल, क्योंकि इनके सारे जो क्लास इंटरवल्स है, सारी क्लासेस के जो क्लास इंटरवल है वो सेम है, इक्वल क्लास इंटरवल। ओके, अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होगा? जिसमें क्लास इंटरवल अलग अलग होंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल जिसमें क्लास इंटरवल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70। ओके, 70 to 75, फिर 75 से 90। ओहो, उसका इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, 10, 8, 6, 12, 14। ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आप यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? सर इसका क्लास इंटरवल तो 10 है। ओके, क्योंकि 10 का गैप है। इसका भी 10 है। ओहो, इसका कितना? 20 है। 20 का गैप है, 20 40 20 का गैप है। इसका 30 हो गया। इसका मात्र 5 ही है, और इसका क्या है? 15 है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे? क्लास इंटरवल का सेम है? नहीं है, अलग अलग है। तो क्लास की जो चौड़ाई है, क्लास की जो विड्थ है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, वो क्या है? अलग अलग है। तो दीज आर द अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये कैसे अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज है? ऐसी सीरीज जिसका क्लास इंटरवल क्या है? अनइक्वल है, अलग अलग है। ओके, लास्ट में सीरीज आती है मिड वैल्यू सीरीज। लास्ट में जो सीरीज आती है वो क्या आती है? हमारी मिड वैल्यू सीरीज। अब मिड वैल्यू सीरीज को समझने के लिए मैं वही वाली सीरीज लूंगा, है ना, मिड
वैल्यू सीरीज। अब मिड वैल्यू सीरीज को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है क्या भैया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये इससे निकल जाएगी मेरी क्या, मिड वैल्यू। ये मुझे क्या देगा निकाल के, ये मेरे को मिड वैल्यू निकाल कर। ओके, और उन मिड वैल्यू से जो सीरीज बनेगी डेट इज कॉल्ड मिड वैल्यू सीरीज। ओके, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हम लेते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। आसान सी सीरीज है, समझना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है। क्लास फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लास कितनी थी, 10 से 50 थी, तो 10 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 5 9 10, 6 5 9। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए मिड वैल्यू। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितनी निकल कर आई 15। सेम इस केस में करूंगा तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कितनी निकल कर आएगी 25। तो ये सब क्या है, मेरी मिड वैल्यूज है। ऐसी सिमिलरली इसकी 35 निकल कर आएगी, सिमिलरली इसकी 45 निकल कर आएगी। आगे कुछ भी नहीं करना, आगे बस आप लोग इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देना सेम एज इट इज। ये लो फ्रीक्वेंसी, तो 6 5 9 10। अगर मैं इसको हटा दूँ तो 15 पे 6, 25 पे 5, 35 पे 9, 45 पे 10। ये होगी मेरी मिड वैल्यू सीरीज, ये होगी मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज, ये होगी मेरी मिड वैल्यू सीरीज। आसान है, सिंपल सिंपल बच्चों, सिंपल। इतना आसान चैप्टर है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सारी सीरीज हो गई है ना, सारी सीरीज आपकी हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो पहला, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। यार मेरे को एक बात बताओ, अब आपने ये वाला एग्जांपल देखा था आप लोगों ने या फिर नहीं देखा था। ये वाला एग्जांपल तो आप लोगों को याद ही होगा, ये वाला कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर हम लोग अगर डेटा को रॉ फॉर्म के अंदर देख रहे थे, हमें कुछ यहाँ पर समझ में आ भी रहा था या नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। और ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, छोटा सा था। कोई और एग्जाम्पल बहुत बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर हो सकता है। तो जब इतना बड़ा एग्जाम्पल, हम उसमें कुछ भी नहीं समझ पा रहे क्या डेटा गिवन है, हम तो ऐसे बाइनरी सा समझ में आ रहा है हम लोगों को। लेकिन जब हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग लगाया, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग लगाया, तो ये डेटा हम लोगों के लिए छोटा हो गया। पहली बात तो कंडेंस हो गया, छोटा हो गया, है ना। दूसरी बात, छोटा हो गया तो समझ में आने लगा, तो सिंप्लीफाई भी हो गया, कंडेंस भी हो गया, है ना बच्चों, क्लियर है। आओ देखते हैं। To simplify and condense the mass of data in classification, the aim is to eliminate करना क्या, unnecessary detail and convert the huge mass of complex data को convert करके सिंपल और छोटे फॉर्म में, लॉजिकल एंड कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दो, अरेंज कर दो। इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द डेटा। उसके बाद हमें सिग्निफिकेंट फीचर समझ में आ रहे हैं डेटा के, कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उससे इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। एक्सप्लेन करता है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा, क्लियर है, एक्सप्लेन करता। तो बेसिकली अगर मेरे को बताओ, एक क्लास के अंदर मैं लेके चलता हूँ, जैसे टीसीएस वाला एग्जांपल लेके चलूँ, टीसीएस में कितने एम्प्लॉइज मैरिड थे, कितने एम्प्लॉइज अनमैरिड थे। तो भाई वहां पर मैंने क्या करा था, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी डेटा को अलग अलग करा था। तो मैरिड वाले अनमैरिड वालों से अलग है, तो मैं मैरिड वालों के अंदर से भी मैं जो सिमिलैरिटीज है मेरी, जो बच्चों मेरी सिमिलैरिटीज है, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जो मेरी डिसिमिलैरिटीज है, यानी कितने लोग मैरिड है और कितने लोग अनमैरिड है, डिसिमिलर डेटा हो गया, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बात ही समझ में नहीं आई, क्लियर है। यानी कि एक जैसे जो डेटा है, मैंने मान कर चला यार 400 लोग मैरिड है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करा ना उसे कि 400 लोग मैरिड है, ये मैंने बताया, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करते हैं। और 600 लोग अनमैरिड है, यानी कि 600 लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 401 से 600 दूसरे से डिसिमिलैरिटी एक्सप्लेन हो गई। बात ही समझ में या फिर नहीं आई, क्लियर है। थर्ड है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन करना आसान है। क्यों कंपैरिजन करना आसान है, क्योंकि हम लोग अलग अलग बेसिस पे डेटा को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। अब उनको कंपैरिजन करना बड़ा आसान है। अब जैसे बोल सकते हैं, अच्छा कुंवारे ज्यादा घूम रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अच्छा जो टीसीएस
का जो इंटरेस्टेड है वो अनमेरिड पीपल में ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों है ज्यादा, हम डिटेल में गए, हमने कहा अनमेरिड 400 लेके बैठा, 60% पॉपुलेशन अनमेरिड है, यानी टीसीएस चाहता नहीं है कि उसके एम्प्लॉयज की शादी हो। नहीं, फिर हम जब डिटेल में गए तो हमने जाना कि टीसीएस जो है 21 से लेके 25 साल तक के लोगों को बहुत ज्यादा हायर करता है। सबसे ज्यादा उसके अंदर जो वर्कफोर्स मिलेगी वो 21 से 25 साल वाली मिलेगी। 21 से 25 साल वाले बंदे ऑटोमेटिकली आपको अनमेरिड मिलेंगे। इतनी जल्दी आज के डेट में शादी कोई बहुत ही कम लोग करते हैं। तो डेट इज द रीजन। डिटेल मिली, एक्सप्लेनेशन मिला, कंपेरिजन मिला। टू स्टडी द रिलेशनशिप, क्यों हो रहा है ऐसा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया बिटवीन द डेटा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो कॉज एंड इफेक्ट भी बता रहा है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट भी बता रहा है। कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, क्योंकि वो छोटे लोगों को बहुत ज्यादा हायर कर रहा है, दिस इज द कॉज। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेट, क्योंकि छोटे लोग यार 21 से 25 साल वाले लोग शादी नहीं करेंगे, तो अनमेरिड लोग ज्यादा हैं, इस वजह से उसके एम्प्लॉयज का जो कॉम्पोजिशन है वो अनमेरिड वाला ज्यादा है। टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन, बेसिकली अब हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने डेटा को अलग अलग कर दिया, टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट सकते हैं। टेबल हमें और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग है वो टेबल। इसके बाद हम लोग टेबुलेशन ही सीखेंगे, क्लियर है, जो हम सीखेंगे अगला चैप्टर वो टेबुलेशन ही सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स में। टेबुलेशन हमें डेटा को और ज़्यादा आसान करके दिखा देता है, बात ही समझ में। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनेबल्स वन टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड समराइज डेटा कैन इजीली बी रिमेंबर्ड। तो अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया यार, 1000 एम्प्लॉय से मैंने, देखो एग्जांपल याद है मेरे को, अभी 400 मैरिड थे, 600 अनमेरिड थे। क्लियर है नहीं क्लियर, कैसे मुझे याद है, क्योंकि मैंने डेटा को समराइज करा था, मैंने डेटा को क्लासीफाई करके छोटा बना दिया था, इससे मुझे याद करने में आसानी हुई। मैं अपने दिमाग में भी उस चीज़ को सोच सकता हूँ, एक मेंटल पिक्चर बना सकता हूँ, मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर भी है, इंटरलिंक्ड है ये सारे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के आपस में एक दूसरे से। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।